अच्छे से टेस्ट में प्रिपेयर कर पाओगे, राइट? ओके जी, चलिए। ओके बेटा, स्क्रीन दिख रही है सबको? बहुत बढ़िया। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई होमवर्क दिया था मैंने? यस मैम। क्या होमवर्क दिया था? मैम 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चंस थे, करे तुमने? यस मैम। ठीक है बेटा, अभी अब मैं डिस्कस करूंगी ना तो अभी पता चल जाएगा। शाबाश, ने करे हैं वो मेरे को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। चलो पहले एक टॉपिक करा देती हूँ आपको। हम फर्टिलाइजेशन वाले में चल रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, करेक्ट? ठीक है। तो मैं आपको आज का ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम सभी फटाफट से क्या करेंगे, हम सभी फटाफट से कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 1, राइट? थोड़ा सा पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम करेंगे PYQ क्वेश्चंस, फिर जितने भी पेंडिंग PYQ क्वेश्चंस है वो लगाएंगे। तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे आज की। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्लियर है सबको क्या करना है आज? आइए, तो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 3 इवेंट्स होते हैं। सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं बेसिकली, 3 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले फेज को क्या बुलाते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हमने क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले? गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। एंड गैमीट ट्रांसफर। तो ये दोनों प्रोसेस तो हमने कर लिए थे। उसके बाद आपके पास आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट भी हमें आता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, हाँ बोल पूरा बोल। मैम इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड ज़ायगोट। वेरी गुड, शाबाश। डिप्लॉयड ज़ायगोट बनता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन अब क्या क्या होता है, ठीक है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस भी आगे, चलो कोई ना, वो कर लेंगे। तो इसे इतना याद है हमें, राइट? इतना याद है? यस मैं मैम। कैमरा, आज किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, क्या बात है राजू? मैम लाइट चली गई है। लाइट नहीं है? हे भगवान, लाइट मत जाना। इनकी बात मत सुनना, मेरा लैपटॉप ना सुन ले और चला जाए इंटरनेट, क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगा रखा और उड़ जाए। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन हमने कर लिया था। आज मैं तुमको कौन सा बताने वाली थी? पार्थिनोजेनेसिस का, है ना? मैंने कहा था एग्जांपल्स कल करा दिए थे मैंने आपको। अब पार्थिनोजेनेसिस समझाऊंगी। रेडी हो? फिर बताऊं? देखो जी, तो ये कहानी है किसकी? मधुमक्खी की। ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी ऑफ बी। इंडिया में जो बी आपको कॉमनली मिलती है दैट इज एपिस इंडिका। ये आपको आता है 12th के एक चैप्टर में, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो एपिस इंडिका आपको इंडिया में बी की वैरायटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। इन विच एपिस रिप्रेजेंट क्या, जीनस या स्पीशी? जीनस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी। अब बी का जो छत्ता होता है जिसे हम कहते हैं बी हाइव बुलाते हैं। तो बी हाइव में ना 3 प्रकार के लोग रहते हैं, 3 मेन फैमिली मेंबर्स है। ठीक है जी, तो हम ना उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले वो जिसका चलता है राज, जो नंबर में है 1 और उसी का है सारा बोलबाला, उसको हम कहते हैं क्वीन, रानी रहती है यहाँ। तो बी में राजा नहीं होता, रानी होती है सिर्फ। वो होती है नंबर में 1, और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसकी बॉडी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से बनी है। तो हर एक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। दूसरे जो मेंबर्स होते हैं बी के हाइव में, वो होते हैं वर्कर बी। अभी जो बच्चा देर से आया ना, टाइम से आया करो बेटा, तुम्हारा लॉस है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस समझ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन रहता है। एक तो क्वीन रहती है जिसके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सारे सेल्स है, हमारी तरह ही 2n है। वर्कर बी रहती है, वर्कर बी के पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स है। और तीसरे जो मेंबर रहते हैं वो है ड्रोन्स। ड्रोन्स आर व्हाट? ड्रोन्स आर द मेल, और इनके पास है n नंबर वाले सेल्स। देख रहे हो तुम, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए। तो क्वीन का मेन काम क्या होता है कि ये होती है फर्टाइल, तो इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन, इसने ही रिप्रोडक्शन करना है। जो वर्कर बीज होती है वो होती है स्टेराइल, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती।
ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी। तो ये क्या करती है, ये बाकी सारे काम करती है, लाइक कलेक्ट नेक्टर, फीड क्वीन, और क्वीन को ये एक स्पेशल टाइप का खाना देती है जिसको कहते हैं रॉयल जेली। समझ रहे हो तुम? तो क्वीन अलग अलग से उसके छत्ते में बैठ के आराम से रॉयल जेली खा रही है, ठीक है। और जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स का काम क्या होता है, ये भी फर्टाइल होते हैं, तो ये जिंदगी में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं क्वीन के साथ। ओके जी, समझ आ गई बात ये वाली? ये मैम। ठीक है जी, चलो अब देखो क्या होता है जब बी का टाइम आता है रिप्रोडक्शन का। तो जब बी का टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, वो लेती है नेचुरल फ्लाइट। अच्छा, बी हाइव में दो मेन प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो हनी मीठा मीठा, और दूसरा होता है बी वैक्स। तो पहले नीट में बहुत क्वेश्चन आता था कि आपको बी से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है ना बी का, दैट इज बी वैक्स। क्योंकि बीज क्या करती है, बी वैक्स से अपना पूरा छत्ता बनाती है। तो वो जो नेक्टर लेके आती है ना, उससे वो बी वैक्स बनाती है। हनी तो एक बाय प्रोडक्ट होता है उसके पास, ठीक है। तो मेन उसका जो प्रोडक्ट है वो बी वैक्स है। सबसे पहले बी वैक्स पे टिक करते हो, फिर आप हनी पे जाते हो। समझ आई बात? ये है ये पहले नीट में आता था, अब खैर आता नहीं है, पर स्टिल। तो अब क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का टाइम हुआ है, ठीक है जी। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो क्या होता है, देखो जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो ये बी का छत्ता है, यहाँ से क्वीन बाहर आई क्योंकि क्वीन ने रिप्रोड्यूस करना है। अब क्वीन ने खाई होती है रॉयल जेली, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन नहीं बताऊंगी क्योंकि नीट में पूछी नहीं जाती, तो तुम इस बात पे ध्यान देना, स्टोरी ध्यान से सुनना, नहीं तो खो जाओगे। तो क्वीन है, उसने बहुत सारी रॉयल जेली खाई है और वो हट्टी कट्टी हो गई है। हट्टी कट्टी है मतलब उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। अब वो जोर से फ्लाई करती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वर्टिकली। तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे सामने वो बाहर निकली हो, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जाएगी बहुत जोर से। और जितने भी ड्रोन्स है वो उसको फॉलो करते हैं, तो सारे ड्रोन्स उसके पीछे भागते हैं। तो यहाँ पे चेजिंग चलती है कि क्वीन जोर से जाती है ऊपर और उसके पीछे सारे ड्रोन्स भागते हैं। अब जिस ड्रोन में एनर्जी है वो तो ऊपर तक जा पाते हैं, बाकी सारे नीचे धीरे धीरे एग्जॉस्ट होकर गिरते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं। तो कुछ ड्रोन्स वापस मुड़ आते हैं, कुछ ड्रोन्स ऐसे ही मर जाते हैं। फिर क्वीन तक सिर्फ एक ही ड्रोन पहुंच पाता है। फिर ये ड्रोन है, ये रही क्वीन। तो जो क्वीन के पास पहुंच पाता है ड्रोन, ये अपने सारे गेमिट क्वीन के एक पॉलिथीन में डाल देता है। तो क्वीन के पास एक छोटा सा पैकेट होता है जिसके अंदर वो सारे के सारे मेल गेमिट्स को रख लेती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं वो अपने एग के साथ उसी टाइम फ्यूजन कराती है, नहीं, वो सारे गेमिट्स को स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। तो इतना ही काम था ड्रोन का। अब जो होती है क्वीन, वो वापस आती है छत्ते में, और जितने भी ड्रोन्स थे ना जो बाहर निकले थे उसको चेस कर रहे थे, उन सबको छत्ते से बाहर निकाल देती है। वो ड्रोन्स कभी भी वापस नहीं आ पाते, तो वर्कर भी उनको भगा देती है मार मार के। और क्योंकि ड्रोन्स को खाना इकट्ठा करना तो आता नहीं है, क्योंकि वो तो वर्कर का काम था, फिर इवेंचुअली ड्रोन्स मर जाते हैं। तो क्वीन के छत्ते में, हाइव में, ड्रोन्स का इतना ही काम होता है कि वो एक बार नेचुरल फ्लाइट में जाएंगे। ये जो वो उड़ी थी इतनी ऊपर क्वीन, उसको नेचुरल फ्लाइट कहते हैं। तो वो बस एक बार नेचुरल फ्लाइट में कोशिश करेंगे कि वो फर्टिलाइज कर पाए। उसमें से भी सिर्फ एक ड्रोन होगा जो फर्टिलाइज कर पाएगा फीमेल को, बाकी सब मर जाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ड्रोन, वेरी सैड स्टोरी। अब क्वीन की स्टोरी चलेगी, तो पहले बताओ इतनी बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. कितने लोग हैं जिन्हें ड्रोन के बारे में सुन के दुख हुआ? मुझे भी बहुत दुख हुआ। हेलो दीक्षा। अच्छा, 10 लोगों को दुख हुआ। सो अब देखो क्वीन के पास क्या बचा। तो क्वीन आई हमारी मस्त अंदर, ठीक है। उसके पास पॉलिथीन है, पॉलिथीन में उसके पास मेल गेमीट है, उसके पास बहुत सारे एग्स हैं। क्या करेगी वो, एग्स के साथ मेल गेमीट को फ्यूज कराएगी, ज़ायगोट बनाएगी और बहुत सारे बेबीज पैदा कर देगी, ठीक है। तो पहली स्टोरी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। पहली स्टोरी यहाँ देखो सारे, क्वीन दो चीजें करेगी, मेल गेमीट को अपने एग के साथ फ्यूज कराएगी और ज़ायगोट बनाएगी। ये ज़ायगोट वर्कर बेबी बना सकता है और कोई एक क्वीन भी बनाएगा, ठीक है। तो इस ज़ायगोट से न्यू बेबीज पैदा होंगे, जिसमें से वर्कर भी बनेगी आने वाली जनरेशन और कोई एक क्वीन भी बनेगी लेटर ऑन। कब बनेगी, जब ये क्वीन मर जाएगी तभी नई क्वीन आती है। एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है, कभी दो साथ नहीं रहती, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको? Yeah, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. लेकिन अब एक दिक्कत होगी, Yes. मेल के सारे गेमिट तो खत्म हो गए और सारे मेल तो भगा दिए छत्ते से। अब गेमिट कहाँ से लाए, उधार तो ले नहीं सकते, पड़ोसी से चीनी थोड़ी है जो ले आएंगे। अब क्या करें, फीमेल के पास लेकिन एग बहुत सारे पड़े होते हैं। वो कहती है एग तो नहीं खराब होने दूंगी, बड़ी स्मार्ट होती है ये, बहुत स्मार्ट तरीका है। क्वीन कहती है एग तो नहीं खराब होने दूंगी, एनर्जी से बने है मेरी, तो मैं क्या करूंगी, एग के अंदर ही सेल डिफरेंशिएशन करा दूंगी। मतलब एग के अंदर ही ऐसे प्रोसेस करा दूं कि वो मॉडिफाई होके ऑर्गेनिज्म बना दे। तो जब क्वीन, अब ये लाइन ध्यान से सुनना, व्हेन क्वीन का एग मॉडिफाई हो जाता है तो वो बना देता है ड्रोन। अब क्वीन का जो एग था, एग इज ए गैमीट, तो उसकी प्लॉइडी कितनी होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, हाँ। और उसी से ड्रोन बना है, तो उसमें तो कोई और कुछ कोई
और कोई गैमेट आया ही नहीं है, तो ड्रॉन की प्लॉइडी क्या होगी? Haploid. हाँ, हैप्लॉइड, इसलिए ड्रॉन्स हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है ना कि क्वीन के गैमेट से सीधा ड्रॉन बन गया, यानी मेल गैमेट यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ फीमेल गैमेट से एक ऑर्गेनिज्म बन गया, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और क्योंकि इसमें 2 गैमेट यूज नहीं हुए, एक ही गैमेट मॉडिफाई हुआ, इसलिए हम इसे वर्जन बर्थ भी कहते हैं। वर्जन का मतलब होता है 2 गैमेट की फ्यूजन ना होना, प्योर। समझ आई बात? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. अच्छा ठीक है, फिर ये वाले पॉइंट्स लिख लो। बी रिप्रोडक्शन में क्वीन विल टेक नप्चुअल फ्लाइट, तो ड्रोन उसको चेस करेंगे, फिर एक ड्रोन डिपॉजिट कर देगा अपने गैमीट क्वीन के पास। अब क्वीन 2 चीजें कर सकती है, तो ये लिख लो एक बार सारे। छोटू सा ही है ये, ज्यादा नहीं है, बस ये खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आएंगे, मजे आएंगे। संडे को आप लोगों का टेस्ट है इस चैप्टर का, और पोलन ग्रेन कैसे बनता है वो टॉपिक का भी, वो मैं कल से पढ़ाऊंगी, है ना। तो बेटा क्लास मत मिस करना कल वाले चैप्टर की, क्योंकि वो फिर ना समझ नहीं आएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। खत्म हो गया आज, मतलब हो जाएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चंस लगाएंगे, अब हो गया तेरा चैप्टर खत्म। ये तो छोटा चैप्टर था, हमने फिर भी ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि आप लोग नए नए आए थे, तो हम बातें भी कर रहे थे, है ना। क्या यहाँ तक लिख लिया? यो मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे जो ड्रॉन्स हैं दे आर हैप्लॉइड, क्वीन है हमारी डाइप्लॉइड, और वर्कर्स हमारे डाइप्लॉइड, राइट। Yeah, ma'am. और पार्थिनोजेनेसिस ड्रॉन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, सिमिलर ये होता है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं, फर्टिलाइजेशन हमने एक्सटर्नल और इंटरनल तो कर ली थी, है ना, Yeah. हमने कर लिया था, राइट। अब हम चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत प्यारी टर्म समझेंगे। देखो अब देखो जाइगोट बन गया है, तो मैं जाइगोट तक पहुंच गई, मैं ये यहाँ कराती हूँ एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो और जाइगोट में फर्क होता है, एम्ब्रियो का बनना इज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को स्टार्ट करना है जाइगोट से, और कुछ ऐसा करना है, ये रहा जाइगोट मेरा, एक सेल का है, एक न्यूक्लियस के साथ, कुछ ऐसा करना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाए, बहुत सारे सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। लेट्स से एम्ब्रियो बना दूं मैं, एम्ब्रियो बेबी ह्यूमन का बना देती हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा जो मदर की वूम में दिखता है। मुझे कुछ ऐसा सा बनाना है, तो मैं इसको बोलती हूँ एम्ब्रियो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बनाने के लिए क्या स्टेप होंगे उसे पढ़ना है। तो जाइगोट है मेरा 2n। अब जाइगोट में कभी मियोसिस तो होगी नहीं, क्योंकि जो मैं बेबी बना रही हूँ उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए हर सेल में। तो जाइगोट अंडरगो करता है सेल डिवीजन, बहुत सारे सेल डिवीजन होते हैं इसमें। इसकी सेल डिवीजन इज बेसिकली माइटोसिस है मियोसिस, अगर मुझे इसे भी 2n रखना है तो माइटोसिस, तो माइटोसिस होगी, और इसी को हम ह्यूमन में बुलाते हैं क्लीवेज। तो ये नीट का क्वेश्चन आता है कि क्लीवेज इज व्हाट, विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन, इट इज अ माइटोसिस। ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सेल डिवीजन होगी, बहुत सारे सेल बन गए बेटा, देख मैं ना ग्रीन से ही बनाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारे सेल। वो वाले टर्म्स नहीं लगाने अभी यहाँ, ओके, वो ह्यूमन में लगाने सिर्फ, या नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझना हमने बहुत सारे सेल बन गए, और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, तो ऐसे बिंदी लगा देते हैं सब में, ठीक है जी, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। अब ये सेल्स को ना स्पेसिफाई करना है, ये सेल डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ना ब्रेन बनाना है और स्पाइनल कॉर्ड बनानी है, कुछ सेल डिसाइड करेंगे कि मुझको ना सारे इंटरनल ऑर्गन बनाने हैं, कुछ सेल डिसाइड करेंगे मुझको ब्लड बनाना है, ठीक है। तो सेल को अपना फंक्शन समझ आ जाता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो जब सेल को ये समझ आ जाए उसे जिंदगी में क्या करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बायोलॉजी में, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, यस, सेल डिफरेंशिएशन। जब सेल को पता चल जाए उसे क्या करना है, तो जब सेल डिफरेंशिएशन होगा दैट विल लीड टू एम्ब्रियोजेनेसिस, ओके जी। सो ये मैंने सेल डिफरेंशिएशन यहाँ क्यों लिखा, मैं यहाँ लिखती हूँ सेल डिफरेंशिएशन, सॉरी, लेट मी राइट देयर। सेल डिफरेंशिएशन, तो जब सेल को पता चल गया उसे क्या करना है पूरी जिंदगी, दैट विल लीड टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसी पूरे प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो मुझे बताओ पहले क्लीवेज होती है या सेल डिफरेंशिएशन होती है फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस? क्लीवेज। ये नीट में क्वेश्चन आता है,
ठीक है, तो इसके आगे टर्म लिख लो 1 फिर 2 फिर 3, ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है। ओके जी, हो जाएगा। Yeah, ma'am. कोई बच्चा जिसको कोई डाउट हो? नहीं? Nothing, ma'am. ओके, चलिए अब यही बात यहाँ लिखी है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, एम्ब्रियो का बनाना जाइगोट से, यही किया हमने, एम्ब्रियो को बनाया जाइगोट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो जाइगोट कहा सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन करी जाइगोट ने। सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल। अब ये पूछ लेंगे सेल डिवीजन में होता क्या है, तो इसको यहाँ लिख लो इंक्रीज इन, ये वो इंक्रीज का साइन मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब इंक्रीज होता है, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, लेकिन अपने पेपर में आप पूरा लिख के आना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स होता है क्लीवेज। वाइल सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इनटू वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन। उसको अपना काम पता चल गया। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes. आगे बढ़ते हैं। Yeah, ma'am. अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बेसिस पे ना दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे, ओविपेरस एंड विविपेरस, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो मेरे को ये आप बताओ जो अंडा होता है कौन सी शेप का होता है, ओवल होता है? Well, Yes, ma'am. तो ओविपेरस से हम याद रखेंगे वर्ड ओवल, ओवल से याद रखेंगे हम अंडा। तो ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ले एग्स, एंड विविपेरस वो होते हैं दैट गिव बर्थ टू यंग, राइट? yeah, ma'am. तो बताओ Yeah, ma'am. बताओ ह्यूमन क्या है, ओविपेरस या विविपेरस? हम अंडे देते हैं? Viviparous. Viviparous. है, अंडे नहीं देते, वो क्लास में हम मुर्गा बना देते हैं फिर किसी को, मुर्गा मुर्गी जब आते नहीं है क्लास में टाइम से, फिर वो अंडे देते हैं, है ना? तो जो ऑफलाइन क्लास होती तो हम हर रोज एक अंडा लेते। हाँ जी बोलो, डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है सबको? चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिंपल, ओविपेरस जो एग ले करते हैं, अब जो अंडा है वो फर्टिलाइज भी हो सकता है और अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। क्या मतलब है इस बात का, कोई बता सकता है? मैम एग जो होगा वो एक फर्टिलाइज मतलब वो फ्यूजन हुई होगी उसकी मेल गेमेट के साथ, और अदरवाइज वो गेमेट भी रह सकता है। हाँ, अगर उसके साथ फ्यूजन हुई तो ठीक है, नहीं तो फीमेल अपना अंडा ऐसे ही दे देती है। तो उसके अंदर उसका एग तो होता है, उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के लिए यूज होता है, ठीक? तो आपको जो, हाँ इनके केस में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में आप देखते हो कि इनके अंडे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि इनकी आउटर कवरिंग कैल्शियम की होती है। तो वैसे भी अगर आप हैंड का देखो तो उसके कैल्शियम वाली लेयर होती है व्हाइट कलर की, अगर आप देखते हो तो देसी अंडा है तो वो थोड़ा पीला होता है, उसमें फैट थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए, है ना? फिर इसे क्या करते हैं, एग को इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करते हैं मतलब उसको वार्म टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसके अंदर जाइगोट में क्या हो रही होती है, क्लीवेज और डिफरेंशिएशन, ताकि पूरा का पूरा एक छोटी सी मुर्गी या मुर्गा बन जाए। उसके बाद फिर वो हैच होता है और बेबी बाहर निकल आता है, राइट? सो दिस इज ओविपेरस। विविपेरस में क्या होता है, यंग वन को बर्थ देते हैं। तो बॉडी के अंदर ही जाइगोट से क्लीवेज और डिफरेंशिएशन होकर बेबी बनेगा, और फिर जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, इतना बन जाए कि उसे रिलीज किया जा सके, फिर वो बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो क्योंकि अब मेरे को बताओ, अगर एक जगह बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर बेबी बन रहा है, एक जगह बॉडी के बाहर अंडे के अंदर बेबी बन रहा है, तो ज्यादा सेफ कौन सा बच्चा है? बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, तो उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती है, राइट? सो चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर होते हैं इन द केस ऑफ विविपेरस। ये लाइन में पूछ लेंगे। ओके, ये मैम। तो नीट कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता, यही पूछता है। थैंक यू जी। करे क्वेश्चन सब? Yeah, ये ma'am. मैम। चलो जी स्टार्ट हो जाओ, चैट में आंसर करना है, स्टार्ट। स्क्रीन ना दिखे तो बताइएगा। वेरी गुड प्रवीण, आर्यन, दीक्षा, तान्या, फर्स्ट 3। गुड। ऐसे नहीं बाकी ने गलत आंसर किया और पता चला निशांत की मम्मी और हर्षिता की मम्मी उसको कूट रही है तो तूने जवाब नहीं दिया। तो तुमसे पहले उन्होंने दे दिया बस। ओके, तो सिनगेमी प्लांट में वर्ड यूज करते हैं विच इज सिनोनिमस टू फर्टिलाइजेशन, है ना? आंसर वुड बी Yeah. वेरी गुड, शाबाश। Yeah, ma'am. ये ट्राई करो। चलो अब दिनेश, रितु जल्दी क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़ना, जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना। वेरी गुड पलक, प्रवीण, नेहा, दीक्षा, शाबाश शाबाश, क्वेश्चन ध्यान से। गुड गुड, बस इतने से आंसर, बाकी कहाँ है? बच्चे तो बहुत सारे हैं। गुड।
सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं अगर गैमेट फ्यूज ही नहीं होंगे, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो बेबी को मदद करता है ग्रो करने में, जैसे कि फीमेल के केस में उसकी ब्रेस्ट, तो बच्चे को मिल्क पिलाती है वो, तो बच्चे को सर्वाइवल हो जाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। उनका इतना रोल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर डजंट प्ले इमीडिएट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के केस में इतना फर्क नहीं पड़ता। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, अब अपने आप को बचा लेते हैं, बहुत ठंडे तो कपड़े पहन लेंगे, तो ए वुड बी द आंसर, राइट? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ये Yeah, बता, ma'am. ये सब PYQs हैं पिछले 30 इयर्स के, नीट से और एम से निकाले हुए, तो टीम ने पहले ही सेग्रीगेट कर रखे हैं। गुड प्रवीण, दीक्षा, अर्णव, पल्लवी। पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कॉल्ड वर्जिन बर्थ। तो इसमें कौन सा गैमीट मॉडिफाई होता है, मेल या फीमेल? Male. Female. फीमेल एग मॉडिफाई हुआ था ना क्वीन का, Yeah, तो ma'am. सोच के आंसर दिया करो, ये जल्दी मत किया करो। आंसर वुड बी सी, ट्राई दिस वन, सोच के। तुम लेट दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोचो तो सही से, गलत से तो बेहतर ही है। ओके, नाउ वी हैव वेरिएशन। गुड, तुषार, यशपाल, सूर्यान, उदय, काजल, रिजुल, पूजा, निशांत। व्हाट इज द इवेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन? सो जाइगोट के बाद जो सारी क्लीवेज थी और डिफरेंशिएशन थी, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बी। आंसर वुड बी बी, राइट? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. इसमें आंसर गलत दिए, इसका दिए होगा, ठीक है। ये पूछे ना क्वेश्चन, व्हाट इज द इवेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, इसने आंसर गलत दिया। हाँ, ये करो, चलो, हो जाता है कभी कभार, कोई बात नहीं। ध्यान से, ठंडे दिमाग से, क्वेश्चन देख के ध्यान से करना, ये बहुत ध्यान से करना। मैं अभी दोबारा बता रही हूँ, उसने बोला है जाइगोट से स्टार्ट हुआ है और स्पोर पे खत्म हुआ है। हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड टर्म टर्म ढंग से पढ़ना। प्रवीण इज राइट, प्रलग इज राइट, कैसे? हैव टू एक्सप्लेन। जिसने जल्दी में किया उसका गलत है, देख लेना वो पूछ क्या रहा है। चीटिंग करके नहीं करना है, ट्यूशन में चीटिंग करना दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। तो यदि तुम ट्यूशन में भी चीटिंग कर रहे हो तो कहीं ईमानदारी से कर ही नहीं पाओगे। तो जितना भी बेवकूफी दिखानी होती है वो ट्यूशन में दिखानी होती है, जितनी भी गलतियां करनी होती है वो ट्यूशन में करनी होती है, ताकि मेन इवेंट में कभी गलती ना हो, ठीक है? तो यहाँ चीटिंग करना स्टूपिडिटी, उसका कोई फायदा नहीं है, उस क्लास का कोई फायदा नहीं है, उस लेक्चर का कुछ फायदा नहीं होता। सो मेक श्योर कि ट्यूशन में कभी चीटिंग मत करो। हाँ भाई प्रवीण, कैसे? बी कैसे? Because meiosis is used to form haploid spores. देख, मैंने कहा था जाइगोट में मियोसिस नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन मॉडिफाई किया इन्होंने। ये कह रहा है जाइगोट जो कि 2n ही होगा इज डिवाइड टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर। वो ऐसे डिवाइड हुआ है कि उसने स्पोर बनाया, और जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, लिखा भी है n। तो अगर 2n से n हो गया तो ये कौन सी सेल डिवीजन है? Meiosis. Meiosis, which is a reduction division. So answer would be B, not A. समझ आया? तो ये लिखो वहां पे, लिखो वहां पर, एज ए नोट लिख लो, लिखो लिखो लिखो, कॉपी में लिखो, जरूरी है। आपकी क्लास 18 15 तक है, राइट? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ओके बेटा, चलो जी, चले नेक्स्ट पे। Yeah, ma'am. थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कैसे आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है? Yeah, ma'am. चलो, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना, शांति से, क्योंकि अब ये पीछे का आ रहा है। ये अब तुमको याद है या नहीं मुझे इस पर डाउट है। मैं तुम्हारे आंसर्स देख रही हूँ, अभी तक आए नहीं है मुझे। आराम से पढ़ो इसे, आराम से पढ़ो इसे।
हमने ऐसा किया था कि पहले घर में मटर छिल रहे थे, मटर छिल छुल के थक गए थे, तो बैठ के हमने कुछ पिया था, तो वो लड़के भी पी सकते थे, लड़कियां भी पी सकती थी, तो एक फ्लावर में दोनों होंगे पार्ट, ऐसे करके कुछ याद किया था। ये मैम। ये मैम। तो आप सभी का होमवर्क है, लिख लीजिए, आप पहले होमवर्क लिखिए। होमवर्क सभी का डेफिनेशन लिख के लानी है। किसकी? मोनोइशियस, लिखिए क्वेश्चन वहां पे, डाइशियस, यूनिसेक्सुअल जी एंड बाइसेक्सुअल। ये आपका होमवर्क है, इसकी डेफिनेशन चाहिए मुझे, ठीक है जी। ये मैम। मैं कैमरा ऑन करा के, सिर्फ दीक्षा नहीं बाकी बच्चों का भी कैमरा ऑन करा के आई विल आस्क, ओके, कि अपनी मैम। कॉपी में दिखाओ किया है या नहीं, है ना। तो बेटा हमने कोकोनट वाटर पिया था जिसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिलते हैं, तो ऐसे वाले जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलते हैं उसको क्या बुलाते हैं, मोनोशियस या डाइशियस? मोनोशियस। Monish. आंसर पूछती डी। डी ना, डी ना, तो फिर बी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुमको ये टर्म क्लियर नहीं है, तो ये होमवर्क करके आएंगे सारे, तुम्हें एक बार पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हें खुद लिखने की जरूरत है, इसका मतलब तुमने रिवाइज नहीं किया, तभी गलत हुआ। रिवाइज किया तो ध्यान से नहीं किया, बस पढ़ लिया, तुम्हें लगा आ गया, प्रैक्टिस नहीं किया, है ना, ऐसे ही होता है, तभी गलत होता है। चलो ये करके बताओ, ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस भी किया था, बस थोड़े से मिनट्स और रह गए। हाँ जी। So which of the following an example of unisexual organism? Unisexual का मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में कितने जेंडर है, कितने रिप्रोडक्टिव पार्ट है? हाँ, एक। वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो वो कौन था महान? कॉकरोच, है ना। आंसर वुड बी बी। यानी कि यहीं से मुझे क्या, मेरी नोट्स अपडेट हो रहे हैं कि अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल, कि टेपवर्म इज बाइसेक्सुअल, कि लीच इज बाइसेक्सुअल, हो जाएंगे ना मेरे नोट्स अपडेट। अपडेट कर लो फिर फटाफट, फटाफट वहां लिखो यूनिसेक्सुअल, तुम कल डेफिनेशन लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा, वहां लिखो बाइसेक्सुअल और उसके नीचे एग्जांपल लिख लो, फटाफट लिखो, अभी लिखो, करो। डन, चलिए आगे चलते हैं, शाबाश बच्चे, Yes, ma'am. ओके, ये डी ट्राई दिस वन। उदय को सिग्नल का प्रॉब्लम है, गैमेट्स इन ऑल, ये नीचे मैं इसी को देख रही हूँ, तुम सोचो मैं गैमेट्स इन ऑल डैश स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप, वो वाली स्पीशीज जिसमें गैमीट डिफरेंट टाइप के हैं, तो जब मैंने डिफरेंट बोला था तो मैंने वर्ड यूज किया था हेट्रो, है ना। तो हेट्रो गैमेटिक विल बी द वर्ड, ए आंसर। होन मोन गैमेटिक तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो बायोनम में है ना, कभी कभार ऑप्शन में उल्टे सीधे वर्ड्स भी दे देते हैं, ठीक है, मोनोगैमेटिक भी नहीं था, मोन गैमेट लिखा है, तो होमो और मोन में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आंसर इज हेट्रोगैमेटिक, राइट। तो वर्ड ध्यान से पढ़ना, ट्राई दिस वन, ये तो तुमको आता होगा, कम ऑन, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड प्रवीण, निशांत, तान्या, सूर्यांश, प्रशिका, अर्णव, नेहा, तन्वी, अंतरिक्ष, तुषार, अनीशा, भुवनेश्वरी, दीपक, भूमिका, शाबाश, अभिषेक, पलक, रिजुल, पायल, दीक्षा। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रोजेनेसिस। अभी तो करा था हमने, ना ट्राई दिस वन, ध्यान से करना ही, वो तुमसे पूछ रहा है, तो नहीं, पहले तुम करो।
वो पूछा है what are animals in which zygote develop happen outside the body? बॉडी के बाहर zygote develop होते हैं, वो किस टाइप के एनिमल्स हैं? वो एनिमल का नाम नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछ रहा रेप्टाइल्स या बर्ड्स की बात कर रहा है, वो उससे बड़ी। देखो अगर तो यहाँ पे और ऑप्शन नहीं होते ओविपेरस वीविपेरस, तब तो मैं इनमें से ढूंढती, लेकिन मुझसे इससे बड़ी टर्म दे रखी है प्रोसेस की, तो प्रोसेस जिसमें एग प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओविपेरस, तो मैं बी के साथ जाऊंगी। अगर वो ओविपेरस नहीं देता फिर मैं जाती बर्ड्स के साथ, रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है। लेकिन ओविपेरस दे रखा था तो मैं ओविपेरस के साथ जाऊंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी टर्म होगी ना, प्रोसेस का नाम ही हो गया। तो कभी कभार आपको नीट में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आंसर एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, फिर आप जो ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा पॉइंट पर है, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ज्यादा साइंटिफिकली करेक्ट है, उसके साथ जाते हो। और ये चीज पता है कैसे होगी? ये चीज आपको सिर्फ तभी आएगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 हफ्ते ट्यूशन लगा ली, 1-2 महीने ट्यूशन लगा ली तो हो गई। जब आपका सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा ना, 6 मंथ्स हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, तब आपको इतनी समझ आ जाएगी कि किस ऑप्शन के साथ जाना है। हाँ दीक्षा बोलो। मैम जैसे वीवीपेरस की बजाय ऑप्शन दिया होता ऑल दी अबव, तो ऑल दी अबव पे जाती फिर तू, यस मैम। फिर तो करेक्ट होता ना, ऑल दी अबव पे जाती है ना, तो तुम करेक्ट वाले की तरफ भागोगे फिर। तो आपको ये सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आएगा, तो डोंट वरी अगर अभी नहीं समझ आता हो, टेक टाइम, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना, आराम से रीड करना है इसको, भागा दौड़ी मत करो। 1 मिनट लेट आंसर दे दो, लेकिन आंसर तो करेक्ट दो ना, मजा तो तब आएगा। गुड, अब आना स्टार्ट हुआ आंसर, है ना। देखो, व्हाट आर द सेल्स इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो मियोसिस? वो कौन से सेल थे जो मियोसिस करते हो और फिर हमारे गैमीट बनाएंगे? तो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वो कौन सा सेल था जो मियोसिस करेगा? वो था मदर सेल, और मदर सेल का दूसरा नाम था Myocytes. मियोसाइट्स। ये क्वेश्चन किसका गलत होता? जिसने टर्म ढंग से नहीं पढ़ी थी, वो माइटोसाइट्स लिखा था, क्योंकि स्पेलिंग नहीं याद आते ना। तो मियोसाइट कैसे याद आएगा कि मियोसाइट 2n है जिनके अंदर मियोसिस होता है, MEIOSIS। तो देखो दोनों का ये वर्ड सेम है, MEI, तो तुम्हें यहाँ से याद रह जाएगा, ठीक है। तो वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। देखो कितने पास क्वेश्चन है, जिसने नहीं ध्यान से पढ़ा होगा ना वो माइटोसाइट और मियोसाइट में कंफ्यूज हो गया होगा। तो इसने चैट में आंसर देख के सही लिख दिया होगा, लेकिन कंफ्यूजन तो हुई है ना, तो ये गलती नहीं करनी है। करेक्ट आंसर वुड बी बी। ट्राई दिस वन। बताओ जी, अभी पिछले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है, तो देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कभी नहीं जाते, मिस नहीं करनी चाहिए। तो व्हाट आर द एनिमल्स इन विच ज़ाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द बॉडी? यार ह्यूमन में भी बॉडी में होती है, वेल्स में भी होती है, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर मेरे पास विविपेरस है, दोनों को कवर कर रहे हैं, तो आई विल गो विद विविपेरस, है ना। अगर ओविपेरिस के बाद जगह होता ऑल ऑफ द अबव, तो मैं जाती ऑल ऑफ द अबव के साथ, है ना। ठीक है जी, क्योंकि वेल भी तो अपनी मैमल्स के अंदर आती है ना, तो याद रखना कि जो सी टर्म ज्यादा बेहतर है उसे यूज कर लेंगे। आंसर वुड बी बी। ये बताइए, ट्रू एंड फॉल्स है तो छोटू सा है। गुड, प्रवीण, हर्षिका, निशा, तान्या, तुषार, श्रेयांश, गुड, अंतरिक्ष, श्रुति, पूजा, गुड, भूमिका, दिनेश, आर्यन लेफ्ट। ओके, सो वाइविपेरस ओविपेरस एनिमल लेज एग, सही बात है, अंडे तो देते ही, ओवल से हमें याद है, सो आंसर वुड बी ए। ट्राई दिस वन, ध्यान से करना। जर्म प्लाज्म क्या है? ऑल गैमीट्स इन वन स्पेस। एक जगह पे अगर मैं सारे गैमेट रख दूं तो उसको मैं जर्म प्लाज्म कह दूंगा। ध्यान से सोचना है इसके बारे में, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, क्या लगता है? फीमेल को ध्यान में रख के सोचना।
कि अगर पार्थेनोजेनेसिस नहीं होती तो क्या होता, फिर आंसर मिल जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस क्या करती है, अगर पार्थेनोजेनेसिस होती है तो फीमेल के पास जो एग पड़ा था, हमने हनी बी का एग्जांपल पढ़ा, उसी को ध्यान में रख रही हूँ मैं, कह रही हूँ जितने उसके पास एग थे उसने वो सारे यूज कर लिए। अगर पार्थेनोजेनेसिस ना होती तो ये वेस्ट हो जाते ना, तो इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल था वो भी वेस्ट हो जाता ना। तो पार्थेनोजेनेसिस अवॉइड वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म, सही बात है। सो आंसर वुड बी ए नॉट बी। समझ आया कैसे? मैम। ओके, लिख लिया सबने? चलिए, ये मैं इसलिए मिटाती हूँ ताकि मैं आपको भेजूं तो आप इसे स्टडी कर लो। ट्राई दिस वन। मैम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ, डैश इज रिटेन्ड, रिटेन मतलब रहता है थ्रू आउट जनरेशंस, मतलब एक जनरेशन से, जैसे आपकी पापा की एक जनरेशन है टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आप एक जनरेशन, आपके भाई बहन, इन पार्थिनोजेनेसिस। तो जब पार्थिनोजेनेसिस होती है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है कि फीमेल का एग मॉडिफाई करके आगे ड्रोन बना गया, है ना। तो फीमेल के एग के जितने भी जेनेटिक मटेरियल था वो ड्रोन के पास जेनेटिक मटेरियल चला गया ना, सेम। तो डैश इज रिटेन थ्रू आउट जनरेशन इन पार्थिनोजेनेसिस। तो क्या रिटेन रहता है, देखने में तो डिफरेंट है, एक्स से तो डिफरेंट दिख रहा है ड्रोन, ठीक है, तो फिनोटाइप तो डिफरेंट है, एज का कोई रिलेशनशिप नहीं है, जनरेशन तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ, तो जीनोटाइप, जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिल्कुल सेम जाता है थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। सो आंसर वुड बी जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी। बेटा समझ आया तुझे? ये मैम। ओके ओके, चलो लिख लिया ये? मैम। Yes. ओके बेटा, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना। याद ऐसे किया था कि हम घर पे मटर छिल रहे थे, भाई और मैं दोनों छिल सकते हैं मटर, जेंडर न्यूट्रल चीज है। फिर हम थक गए थे तो फिर हमें क्या कहते हैं, कुट पड़ सकती थी अगर हम ना छीलते छिलते तो। फिर हम जब सब कुछ थक गए, फिर हमने बैठ के वो कुछ ड्रिंक्स ही पी थी, भाई ने भी पी थी मैंने भी पी थी, इसलिए हमें याद है कि एक फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सुअल पार्ट होंगे वो उस पर्टिकुलर फ्रूट का नाम है जिसने हमें ड्रिंक किया था, ऐसा कुछ याद किया था। हाँ अरे बोलो अरे। आर्यन गलती से हाथ खड़ा हो गया, कुछ पूछ रहा है, माइक ऑफ है तेरा। मैम प्लीज रिपीट कर दो क्वेश्चन 5। अच्छा पीछे वाला, अच्छा ये करवा दूं फिर मैं बताती हूँ। तो कुकुरबिट एंड कोकोनट आर एग्जांपल ऑफ मोनोशियस, ये आपको याद ही करना है कि मोनोशियस कौन से होते हैं, कि एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल के पार्ट दोनों मिल जाते हैं, वही होते हैं ना मोनोशियस। मैम। तो कुकुरबिटा और कोकोनट उसका एग्जाम्पल है, राइट। चलिए आंसर वुड बी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर पे आते हैं। तो वो कह रहे हैं, आर्यन क्वेश्चन इज डैश इज रिटेन थ्रू आउट जनरेशंस इन पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस जब होता है तो वो क्या चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, जैसे कि क्वीन, क्वीन होगी मेरी लेट्स से फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हुई, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम चलो क्वीन से समझते हैं, फर्स्ट जनरेशन है तो इसने बनाया एग, एग में होगी पार्थिनोजेनेसिस, उसने बना दिया ड्रोन। अब ये नई जनरेशन आ गई ना, ड्रोन की नई जनरेशन के बच्चे, तो ये मेरी होगी जनरेशन 2, सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्वीन ने एक्चुअली भेजा क्या है, जो उसने भेजा है दैट इज जेनेटिक मटेरियल ना, ऐसे के ऐसे जेनेटिक मटेरियल भेज दिया, कोई चेंज नहीं किया ना, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन के एन वापस भेज दिए। तो डैश इज रिटेन थ्रू आउट जनरेशन इन पार्थिनोजेनेसिस, तो क्या रिटेन रहता है, जीनोटाइप, जेनेटिक मटेरियल।
अब समझ आया? Yeah, ma'am. आर्यन समझ आया? कोई चक्कर नहीं। तो रिटेन का मतलब रहना, जाता नहीं है, चेंज नहीं होता है, सेम रहना, वैसे का वैसा रहना सेम। ओके, चले आगे। Yeah, ma'am. ठीक है, ओके, ये वाले खत्म, मुबारक हो जी, ये प्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस खत्म। चलो इसके लगाते हैं अब। मैम बस डाउट है पर पूछ ली। मैम जैसे आपने बताया मैम कि ड्रोन जो है वो क्वीन के तक मतलब क्वीन को फर्टिलाइज करेगा, तो तो मैम उससे जो बनेगा वो ड्रोन ही बनेगा या क्वीन भी बन सकती है? तो जब ड्रोन ने गैमीट दिया था, ठीक है, मेल गैमीट है ना, जिसको मैं बोलती हूँ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, और वो क्वीन के n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गैमीट से फ्यूज कर रहा था, दैट इज एग। तो उन्होंने बना दिया जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा? ये जाइगोट बनाएगा बहुत सारे वर्कर्स बनाएंगे, बेबी वर्कर्स। ये बेबी वर्कर्स ना कुछ काम नहीं कर पाते, सारे ध्यान से सुन लो, ये बेबी वर्कर्स अभी कुछ काम नहीं कर पाते। तो जो ऑलरेडी वर्कर्स है ना, उन बेबी वर्कर्स को खाना खिलाते हैं, सबको वो हनी खिलाते हैं, लेकिन सिर्फ एक कोई रैंडमली वो सिलेक्ट करते हैं, जो हमें भी नहीं पता कैसे, पर सारे वर्कर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि ये जितने वर्कर है ना मेरे आसपास, मैंने सबको तो नॉर्मल हनी खिलाना है, लेकिन एक कोई बच्चा है जिस बच्चे को मेरे को क्या खिलाना है, वर्कर की या बच्चा लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे बेबीज। तो सारे बेबीज को वो नॉर्मल खाना खिलाते हैं, बस कोई एक बेबी होगा, एक तो ऑल को नॉर्मल खाना खिलाएंगे, एक बेबी होगा जिसको वो खिलाएंगे रॉयल जेली। रॉयल जेली स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इसी कॉम्पोजिशन अब नहीं आती नीट में, तो ये बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन होता है। तो रॉयल जेली वो एक बच्चे को खिलाते हैं, बाकी सब सबको नॉर्मल खाना। तो जितने बच्चों ने नॉर्मल खाना खाया है वो बड़े होके क्या बनेंगे, वर्कर, फर्टिलाइजेशन से, इसलिए 2n बनेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बने हैं। और एक बच्चा जिसने रॉयल जेली खाया है वो बड़े होके बन जाएगी क्वीन। और वो कब बनेगी, जब वो पुरानी क्वीन मर चुकी होगी, क्योंकि एक छत्ते में एक ही क्वीन होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से कभी ड्रोन नहीं बनते बेटा, ड्रोन हमेशा पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, राइट। यस मैम। मैम बट मैम देखो ना मैम, ये जो बेबीज बने मैम जाइगोट से, मैम वर्कर भी तो स्टीराइल नहीं होती है, तो मैम वो बड़े होके मतलब क्वीन तो रिप्रोडक्शन करती है ना, तो मैम कैसे हो सकता है ये? मैम वो तो बेबीज तो सारे वर्कर ही हैं, लेकिन हाँ, एक बन गई ना क्वीन, बस यही रिप्रोड्यूस करेगी, बाकी कोई नहीं रिप्रोड्यूस नहीं करता। मैम, लेकिन स्टार्टिंग में मैम आपने बेबीज की जगह वर्कर लिखे थे ना मैम, बेबीज तो आपने समझाने के लिए लिखे थे। हाँ, तो एक वर्कर जिसको वो रॉयल जेली खिलाता है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा मॉडिफाई होता है कि वो फर्टाइल होता है, बाकी सारे स्टेराइल रह जाते हैं। यस मैम। एक बच्चा जिसको वो रॉयल जेली खिलाता है ना, वो ऐसा मॉडिफाई होता है कि वो फर्टाइल होता है, बाकी सारे स्टेराइल रह जाते हैं। मैम मतलब वो बर्थ से वैसा होता है, मतलब स्पेशल होता है, वो दिख जाता है, मतलब उनको फर्क लग जाता है पता कि ये वर्कर जरूर हाँ, बने। जैसे बर्थ से ना सारे तो सेम दिखते हैं, लेकिन वर्कर कैसे किसी क्वीन को डिसाइड करती है ना, ये हमें भी नहीं पता अभी तक। लेकिन जब वो पैदा होते हैं तो सब सेम दिखते हैं, हमें सेम ही लगते हैं। अब वर्कर के दिमाग में कैसे फिक्स है कि वो किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट करती है, ये साइंटिस्ट को भी नहीं अभी तक पता। तो पता नहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसा फिट है कि वो किसी एक बच्चे को डिसाइड करती है। हमें अभी तक यही पता है कि वो रैंडमली किसी एक बच्चे को पकड़ लेती है और उसको रॉयल जेली खिलाती रहती है। तो वो इस तरीके से मॉडिफाई होता है कि वो फर्टाइल होता है, बाकी सारे स्टेराइल होते हैं। नेचर में कुछ ऐसा बना है। ये मैम। ओके, ये मैम। ठीक है। और कोई किसी को डाउट? डन है ना, समझ गई? ये मैम। Yeah. चलो, नाउ ट्राई दिस वन। आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर भेजा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर वंस, अरे कौन है जो वंस इन अ लाइफ टाइम करता है फ्लावर, बताओ। Bamboo species. कितने साल में एक बार करती है? 80 to 100. 52. 80 to 100 ईयर्स। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट, ये वाला तुमने करा हुआ है, जल्दी बता दो फिर इसका आंसर। संडे टेस्ट के लिए रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। Yeah, ma'am. बताती क्यों नहीं इसका आंसर? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जाइगोट बनता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट आते हैं मियोसिस से आए हैं ना, तो जहाँ भी मियोसिस एक बार हुई होगी, इसका मतलब वेरिएशन आई होगी,
तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं लीडिंग टू वेरिएशन, सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वेरिएशंस। आंसर वुड बी सी। ये समझ आया? ये मैम देखो नीट में 2013 में ऐसे पूछा था, यही क्वेश्चन मॉडिफाई करके उसने 16 में भी पूछा है। देख, अब देखो 16 में उसने यही क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछा, आंसर बताओ। इसलिए पीवाई क्यूज लगाने इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट वही का वही पूछ लेता। Sexual reproduction. Which of the following generate new genetic combination leading to variation? Genetic combination leading to variation हमेशा sexual reproduction है, asexual है ही नहीं। Right? Answer would be C. शाबाश। Moving on. Try this one. ध्यान से करना। Unisexual पूछा है, bisexual नहीं पूछा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुमको बताया था कि पी लड़का लड़की दोनों चीज से होते थे, तो एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, वो यूनिसेक्सुअल होगा। पी कैसे कह सकते हो? हाउ? या तो तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे या तुम घर पे नहीं पढ़ रहे, दोनों में से एक रीजन है। ये 2015 का क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है आराम से, है ना? तो अगर ध्यान से सुन नहीं रहे हो क्लास में तो फिर तो नुकसान ही है। क्लास में बताया मैंने, आंसर इज बी। मान सकते हो तुमको नहीं आता चाइना रोज और अनियन का फर्क, हमने नहीं बताया, लेकिन पी तो मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, बाइसेक्सुअल है। फिर ये कैसे गलत हो गया? फिर क्या फायदा इतनी क्लास लगाने का, है ना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो। व्हाट इज द पॉइंट? मैम ध्यान से सुनो। कुकुम्बर से क्या बताया था, मतलब इसको याद रखने का तरीका? कुकुम्बर से कुछ नहीं बताया था मैंने, कुकुम्बर यहाँ पे एग्जाम्पल आया है। यस मैम। चाइना रोज भी नहीं बताया था, अनियन भी नहीं बताया था, लेकिन मैंने पी बताया था। इसलिए मैं भड़क रही हूँ कि तुमने पी का आंसर क्यों नहीं दिया। मैम बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलते, लेकिन जब नीट का क्वेश्चन आता है या किसी भी एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है तो वो अपने ऑप्शंस में उस वर्ड्स को डालता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने नोट्स अपडेट करते चलते हैं। अब नोट्स अपडेट का मतलब होता है कि एनसीईआरटी से बाहर अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वही इन्फॉर्मेशन लूँ जो नीट ने मुझसे पूछी है ऑप्शन में। ठीक है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये होता है अपना नोट्स अपडेट करने का तरीका। तो मैंने जहां पर भी लिखा है मैं अपने कॉपी में फटाफट बना लूंगी कि बाइसेक्सुअल एक कैटेगरी अलग कर दूंगी, एक यूनिसेक्सुअल, और वहां लिख दूंगी या यहाँ कुकुम्बर आएगा, यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा, यहाँ पे मेरा चाइना रोज आ जाएगा। चाइना रोज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं 11 से, और एक अनियन आ जाएगा। तो मेरे नोट्स ऐसे अपडेट होते हैं, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करो सिर्फ सही आंसर मत देखा करो, उसके ऑप्शंस भी देखा करो। वो आते हैं तुम्हें, अगर वो आते हैं तो तुम्हारा पेपर प्रिपेयर है। फिर पीवाईक्यूज घूम फिर के इन्हीं से आ जाता है। ओके, समझ आई बात? मैम नेक्स्ट में वो बाइसेक्सुअल पूछ लेगा और एग्जाम्पल में एक बाइसेक्सुअल डाल देगा चाइना रोज, बाकी यूनिसेक्सुअल डाल देगा, फंस जाओगे, है ना? तो बी केयरफुल। मूविंग ऑन, नोट्स अपडेट करते चलो। चलो ट्राई दिस वन। किसी ने हाथ खड़ा किया था? प्रवीण, आपने किया था? यस मैम, डाउट था चैट चैट बोल बोल बोल। चैट सेक्शन में। मेरे को मिला नहीं। अच्छा ओके ठीक है। डिफरेंट, कुकुरबिटा इज अ डिफरेंट प्लांट, कुकुम्बर इज अ डिफरेंट प्लांट, कंप्लीटली डिफरेंट। और ये बहुत कॉमन प्रवीण इशू हो जाता है क्योंकि सेम सेम से वर्ड्स दिखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से पूछा करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखने वाला है, कुकुरबिटा कुकुम्बर एक ही जैसे लग रहे हैं। तो हमेशा ऐसे, मैंने कहा जब भी आप एग्जाम्पल पढ़ते हो उसको आप एक बार गूगल कर लिया करो क्लास के बाद, देखी हुई चीज नहीं भूलती। राइट, नाउ ट्राई दिस वन। मुझे लगा एक इंग्लिश में वर्ड और एक बायो। नहीं बेटा नहीं, दोनों सेम है, दोनों इंग्लिश में आ जाते हैं। चल ये वाला कर। दीक्षा तूने क्यों मुंह छुपा लिया है? मैम क्या? कैमरा ऑन कर, कैमरा क्यों बंद कर दिया? मैम लेकिन क्वेश्चन देखने होते हैं तो मैम थोड़ा नजदीक आना पड़ता है, तो शक्ल थोड़ी बकवास जैसी लगती है। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। हाँ प्रवीण, चैट में है क्या? मैम वेदर कैसा है आपके वहाँ का? क्या
वेदर वेदर तो Weather. गर्म है पर मम्मी कह रही थी अभी पिछली क्लास में कि बाहर तूफान आया था तो बारिश होने वाली है। मैम तुम्हारे वहाँ हमारे बारिश हो रही है बारिश हो रही है? बहुत। यार बारिश हो जाए, कितनी गर्मी है, मृत्यु जैसी गर्मी है। बस बारिश का वेट है मुझे, वो मजा आ जाएगा, गाने सुनूंगी मैं तो। हाय मेरी क्लास है इसके बाद। ओए बातों में लगा, तू मुझे क्वेश्चन करो। हाँ बोल क्या है? कि पहला बच्चा जिसने हाथ उठा के मुझसे पूछा मौसम कैसा है। मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं तो कुछ इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन के लिए पूछा। ये ना इसको क्वेश्चन नहीं करनी, हमारा ध्यान भटका रहा है? नालायक कहीं का, नहीं बताऊंगी। प्रवीण टॉपर है हमारी क्लास का। अच्छा अब इसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो क्या सबका खराब करूंगा। इसका आंसर बता फिर बताऊंगी कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ऑप्शन एक चैट में बता। कार्टून मैम बता दिया, ठीक है। तो आपने वेजिटेटिव, अच्छा वेजिटे तूने ही मुझे बातों में उलझाया है। वेजिटेटिव फेज इन प्लांट इज सेम एज एनिमल के केस में हम उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। कल भी किया था ना हमने, पहले तुमने गलत किया था, मैंने तुम्हें इतना लंबा लेक्चर दिया था। आंसर वुड बी बी, राइट? ठीक है। ये मैम आगे क्वेश्चंस, यस ये वाले क्वेश्चंस है। बेटा मेरे डैड है पंजाब से, मेरी मम्मी है शिमला से, और मैं मिक्स हूँ, ठीक है, हाफ पंजाबी हाफ हिमाचली। राइट नाउ कहाँ पर हो? हम्म, राइट नाउ पूरा बोल ले, तुम भाई कौन भाग क्यों जाता है? अभी कहाँ पर? क्या कह रहे हैं? कहाँ पे हो? अभी मैं चंडीगढ़ हूँ। अच्छा तुम सारे एक ही स्कूल से हो? नो मैम, मैम बैच का मतलब केमिस्ट्री में भी टॉप, केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर लेते हैं ये प्रवीण जो भी है। तो आप भी कर लेते हो, ऐसी बात नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्ट और स्लो प्रोसेस? स्लो। सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कॉम्प्लेक्स है। तो ये स्लो है यानी कि फास्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब स्लो बीओडी में आंसर है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बेटा आंसर इज डी। सिंपल कहाँ हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल था, इतने सारा गैमीट बनाओ, फ्यूज करवाओ, फिर उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कराओ, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है, आंसर वुड बी डी। ओके, इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है ये, इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी की लाइन है। ओके ये मैम चलिए बता। टर्की, ध्यान से सोच के करना, ध्यान से सोच के करना, ध्यान से सोच। 3 मिनट और क्वेश्चन कराऊंगी तुझे, फिर जाने दूंगी, ध्यान से सोच के करियो। हेलो तन्वी। हेलो मैम। तन्वी क्लास खत्म होते होते मुंह दिखाई दिखाने आई है तू, हैं? कि जाते जाते मैं दिखाती हूँ, मैं लाइट में थी। कह रही मैम को मैं जाते जाते दिखाओ तो देखो मैंने तैयार होके आई हूँ। मैम लाइट नहीं थी इसलिए। चल लाइट आ गई, देखो क्लास खत्म हुई लाइट आ गई। लाइट से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है। बर्ड्स लाइक टर्की अंडरगो डैश टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल्स बताओ। एक था टर्की, दूसरा बी। बी, Lizard, और lizard, लेजर। सम ऐसे सारी छिपलियों को करा देना। और पता चला कोई छिपकली तेरे सर के ऊपर बैठे, कह रही अच्छा मेरे को कह रही है, ऐसे गिरेगी तेरे ऊपर। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था एक। अच्छा भूल गए? मैम आर से लेट नाम था। करी है मैंने आज 20 पे तो। क्या? मैम उन्हें करा था आने के लिए लेट, तो उससे पहले हो गया था जब मैं पहुंची ना क्लास में, तो आप वर्कर भी समझा रहे थे। ये मैंने कल समझाया था, समझ आई? ज्यादा चालाक मत बन।
कल जाने से पहले बोला था मैंने, एग्जाम्पल लिख ले ये। कितने चला के करे, मैं तो लेट आई थी। कोई बात नहीं बेटा जी, ये याद करके आना, तुम बड़े चलाक हो हैं, मैं नहीं बताऊंगी। कल ही बताया था मैंने, और मैंने कल यही बोला था, ये याद करके आ जाना। लाइक करेंगे। ये बताओ, जल्दी बताओ, तो मैं तुम्हें भगा दूं। जाओ सब बारिश में नहाओ, बीमार हो जाओ, 2 दिन क्लास नहीं आना है ना, बोल के आई मैं तो बीमार हो गई। दीक्षा का क्वेश्चन पढ़ के ऐसे, हाय रब्बा क्या है ये। दीक्षा की लिटरली एग्जाम्पल ऐसी शक्ल है, क्या ये बायो, मैं कहाँ आ गई। In which of the following mammal the estrous cycle is absent? Absent को अंडरलाइन करना है ना। तो menstrual cycle होती है in the case of primates, advanced mammals, और estrous cycle होती है in the case of non primates, जो इतने एडवांस मैमल्स नहीं होते, होते दोनों मैमल्स ही हैं, है ना। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है कि फीमेल का जो यूट्रस है उसके अंदर एक लेयर है जिसको हम बुलाते हैं एंडोमीट्रियम। ठीक है जी, यहाँ पे बेबी लगता है, तो अगर बेबी यहाँ नहीं आता तो एंडोमीट्रियम नाराज हो जाती है और ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो फीमेल में जिसमें ब्लीडिंग होती है, इस ब्लीडिंग वाली साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये ह्यूमन फीमेल में भी दिखती है हमें। एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, सेम प्रोसेस है लेकिन डिफरेंट है। कि जो यूट्रस है उसमें जो अंदर वाली लेयर है जहाँ पे बेबी लगना था, वहाँ बेबी अटैच नहीं हुआ। मैम आवाज नहीं है। तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही? नो मैम। नो मैम। हेलो, यस मैम, वो आ रही है। मैम आ रही है अभी। अभी आ रही है? यस मैम मैम। इतने चुप कैसे हो सकती है मेरी क्लास, मेरा सिस्टम को क्या हो गया? माय सिस्टम गॉट हैंग। मैम निशांत आपको बोल रहा है कितना बोलोगे, बस करो आप। ये देखिए मैम चले गए, मैम हैज डिसअपीयर्ड, है ना विलायको। कोई बात नहीं, रो मत। तुझसे मैं वाइवा में बताऊंगी। चलो भाई, आई हैव टू एंड क्लास, मैं तुमको कल समझाती हूँ, ये मेरा सिस्टम हैंग हो गया। चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am.